पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का छोटे से संदेश पे आने का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पिछले कल कैबिनेट बैठक के अंदर हिमाचल में बसों के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी की है, जो कि 2.5 दशक के बाद न्यूनतम बस किराया बढ़ा है। जबकि बसों की चेसी की कीमत 7 लाख से 32-33 लाख पहुंच गई है और जो 2 लाख की बॉडी थी वो 12 लाख में बॉडी तैयार हो रही है और 20,000 की इंश्योरेंस 1.25 लाख रुपए पहुंच गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों की पीड़ा को समझा और न्यूनतम बस किराए में बढ़ोतरी की और न्यूनतम बस किराया 10 रुपए किया। मैं हिमाचल प्रदेश समस्त निजी बस ऑपरेटर की तरफ से और हमारी राष्ट्रीय संस्था बस कार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट स्टीज कैरेज हूं, उनकी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और साथ में मैं एक मांग करता हूं कि आपने फैसला लिया, हम उसका स्वागत करते हैं, सरकार का धन्यवाद करते हैं। जब कीमतों में इतना उछाल आ गया है तो लंबी दूरी का जो बस किराया है वो भी बढ़ना जरूरी था, जिसको प्रदेश सरकार शायद चूक गई है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग रहेगी, जब बसों की कीमत में 6 गुना बढ़ोतरी होगी, इंश्योरेंस में बढ़ोतरी होगी, डीजल के दाम पिछले 2 वर्षों में 3 करके 6 रुपए बढ़ गए हैं, ऐसे में बसों का खर्च नहीं पूरा हो पा रहा, तो लंबी दूरी के किराए को भी तत्काल फैसला लेके 25% की बढ़ोतरी की हम मांग करते हैं कि उसमें भी 25% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी के निवास स्थान पर मिला और वहां पे काफी लंबी चर्चा हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को आ रही कठिनाइयों के बारे में बताई और उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रधान सचिव परिवहन को फोन करके ये बोला, भाई ये भी प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर भी हमारे प्रदेश के हैं, इनकी बात को भी हमारे को सुनना है। जो इनकी कठिनाइयां, एक स्पेशल शिमला में बैठक रख के इनकी सभी कठिनाइयों को सुन के जो जल्द से जल्द हो सकता है उसका निपटारा करें। तो मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में उनके आदेशों के मुताबिक एक भव्य बैठक शिमला में होगी, जिसमें प्रधान सचिव परिवहन, निर्देशक परिवहन और सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण व अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। उस पर हम अपनी आ रही मुश्किलों को चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पिछले 2-3 वर्ष से आ रही है, पिछली सरकार ने, जो पीछे जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सरकार थी, उसमें चुनावों से कुछ माह पहले फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट होगी, वो लागू कर दी गई। प्रदेश सरकार ने अधिकांश नोटिफिकेशन जो पिछली सरकार के थे उनको डी नोटिफाई किया, परंतु इसको डी नोटिफाई नहीं किया, जिस कारण पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों की आर्थिक बदहाली इतनी बढ़ गई है कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारी बस धर्मशाला से शिमला जा रही है, तो जो महिलाएं हैं वो तो हमारी बस में चढ़ ही नहीं रही। लंबी दूरी का सफर है, 500-600 रुपया किराया इन्वॉल्व है और 300 रुपए में वो पहुंचेगी, और जो उनके साथ पुरुष सवारियां हैं वह भी उसमें जा रही हैं। ऐसे में सवारियों का बंटवारा होना और उससे हमारी बसों का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होना अपने आप में बहुत मुश्किल सी बात हो गई है। विशेष अधिकार है सरकार के पास, किसी विशेष वर्ग को वो अगर कोई मदद करनी चाहते तो हम उसमें रूड़ा नहीं बनते। अगर महिलाओं को 50% किराए में छूट देनी है तो सभी बसों में दे, हम भी राजी हैं। जैसे प्रदेश सरकार 170 करोड़ रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सालाना इस एवज में दे रही है, वैसे ही हमारे को भी दे, ताकि हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में सवारियों के बंटवारे में जो आ रही दिक्कत है उसको खत्म किया जाए। जो भी कानून बनाना है एक जैसा बनाया जाए। इससे क्या हो रहा है कि अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है, हमारे ऑपरेटर फेल होते जा रहे हैं, एचआरटीसी को भी लाभ नहीं हो रहा, और जो नियमित तौर पर सवारियां सफर करती हैं
वो सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां करती हैं और एक बहुत अच्छा वेतन प्राप्त करती हैं। जो महिलाएं नीडी है, जिनको जरूरत है, बीपीएल परिवार में है, नरेगा में काम करती है, वो महीने 2 महीने में एक बार मार्केट आती है, जिनको इस चीज की आवश्यकता है। मैं सरकार से विनम्र आग्रह कर रहा हूं, जब आपने इतनी बातों पर विचार किया है तो इस पे पुनर्विचार करें। और वैसे तो इसको बंद कर देना चाहिए अगर सरकार फिर भी चाहती है, क्योंकि ये जो अधिकार क्षेत्र है सरकार का है, तो जो भी फैसला लेना है वो एक समान ले, या बंद करे या प्राइवेट बसों में भी लागू करें। और जितना उस एवज में उनको अनुदान मिलता है उतना निजी बस ऑपरेटरों को भी दे, और इसको तत्काल प्रभाव से करें। हमारी बसें जो है बैंक डिफॉल्टर हो चुकी हैं, बैंकों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पंजाब की तरफ, और अभी 2 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय बैठक थी इंदौर में, वहां पे भी ये चर्चा चली और हिमाचल के इशू को भी चर्चा की, ये महिलाओं के बारे में। उन्होंने भी ये बोला कि किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होता, अगर सरकार किसी वर्ग को बेनिफिट देती है तो उसका एवज जो सरकारी बसों को देना, क्योंकि हम बराबर के प्लेयर हैं। हमारे पास भी 3500 बसें और एचआरटीसी के पास भी 3500 बसें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जो JNNRUM की बसें केंद्र सरकार ने दी थी, वो केवल मात्र 13 क्लस्टरों में चलनी थी, जिसका विवाद कोर्टों तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और कोर्ट ने साफ आदेश किए कि ये बसें केवल मात्र क्लस्टर में चले, और सरकार ने गलत तरीके से इनका स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स को माफ कर दिया। कोर्ट के आदेश है ये क्लस्टर में चले, परंतु ये प्रदेश में लंबी दूरी के रूटों पर चल रही हैं और ये इंटरस्टेट रूटों पर चल रही हैं, बाया नंगल, कीरतपुर, बद्दी, होशियारपुर, पठानकोट, इस तरीके से चल रही है, जिसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला करता है। हमारी मंशा ऑफिसर्स को परेशान करना नहीं है, हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे को अनहेल्दी कंपटीशन करके हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ 50% की मार है, हमारी बसों में सवारियों का अभाव है, दूसरी तरफ आपने ये जो है उनकी बसें बिना टैक्स और एसआरटी माफ करके हमारे साथ कंपटीशन में कर दी हैं। तो हम कैसे जाएं? हमारे बराबर बस कांगड़ा से पठानकोट जा रही है जेएलएम की, वो भी उतना ही किराया ले रही है, हम भी उतना ही किराया ले रहे हैं, उसका स्पेशल रोड टैक्स भी माफ है, उसका टोकन टैक्स भी माफ है, और जा भी बिना रूट से रही है, और जा भी कोर्ट के आदेशों के खिलाफ रही है। हम कंटेम्प्ट नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुख्य दर्शक बैठे रहेंगे। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इन बसों को तत्काल रोके या इनके ऊपर भी टैक्स लगाए, रूट परमिट दे, एक जैसा नियम हो। आज निजी बस ऑपरेटर ये समझ रहा है कि मॉनिटरिंग सिर्फ निजी बस ऑपरेटरों की हो रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम भी बहुत सी जगह गलत है, जैसे जेएलएम की बसें चल रही हैं, एक भी चलान बता रहे परिवहन विभाग, एक चलान भी जेएलएम की बसों का विदाउट रूट किया हो, एक भी नहीं। और हमारी बस का हॉर्न बज गया तब भी 2000 रुपया है। अगर हमारी बस का रूट ऊना तक है और बाई चांस वो चलेगी महतपुर तो 10,000 रुपए जी आप आउट ऑफ रूट चल गए। ये विभाग की देख रेख में चल रही है इंटरस्टेट भी बसें, एक चलान भी बता रहे। ऐसा ना करें, हम भी इस प्रदेश के वासी है, हमारी बात को भी सुना जाए और जायज तरीके से इस काम को किया जाए। उसके बाद हमारी बड़े 2 साल पहले एक बैठक उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिमला सचिवालय में हुई, जहां सीटिंग कैपेसिटी को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई। कोई भी बस ऑपरेटर अपनी 52 सीटर को 29 सीटर नहीं करना चाहेगा या 42 सीटर को 29 सीटर नहीं करना चाहेगा अगर उसकी बस फुल चलती हो। कोई भी व्यक्ति अपनी आमदन को कम करना नहीं चाहेगा। हमने सरकार से विनम्र आग्रह किया था कि कोविड काल के बाद लोगों ने 2 व्हीलर कारें ले ली हैं और सवारियों का बहुत अभाव है। जहां पे बसों में सवारियों का अभाव है और 52 सीटर की जगह 42 और 42 की जगह 29 डालना चाह रहे हैं, तो उसमें अनुमति दे दी जाए। तो उप मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू करने से विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, परंतु आज दिन तक वो निर्देश पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हुए। उन्होंने 52 सीटर की जगह 42 सीटर की परमिशन तो दे दी, परंतु जो 42 सीटर से 29 सीटर की मांगी तो वो 35 सीटर दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार और विभाग के आला अधिकारियों को ये बताना चाह रहा हूं कि 42 और 37 सीटर की कैसी सेम है, उसका रख रखाव, उसका खर्चा बराबर है। जब वो 29 सीटर की गाड़ी आएगी तो उसका इंजन छोटा होगा, उसकी डीजल की खपत कम होगी, उसका रोजाना खर्च कम होगा, इसलिए वो मांग रहा। कोई अपनी बड़ी हुई आमदन को कम करना नहीं चाह रहा। तो मेरा आग्रह रहेगा, जैसे उप मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किए थे, उनको भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। एक हमारे साथ ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार
कुछ विभाग के अधिकारियों ने करवा रखा है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा पीड़ा है। हम अदर स्टेट से, बाहरी राज्य से स्कूटर खरीद के ला सकते हैं, कार खरीद के ला सकते हैं, ट्रक खरीद के ला सकते हैं, ऑल इंडिया की बस खरीद के ला सकते हैं, अन्य वाहन खरीद के ला सकते हैं। केवल मात्र स्टेज कैरेज की बसों के ऊपर बैन लगाया है कि आप अदर प्रदेश से लाकर अपनी बसों को यहां रजिस्टर्ड नहीं कराओगे। पंजाब में हमारे को साल 2 साल चली हुई बसें बहुत अच्छे दाम में मिलती हैं, पर इस अंधे कानून की वजह से हम उन बसों को खरीद नहीं पाते, क्योंकि हमारी बस यहाँ रजिस्टर नहीं होनी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जिस अधिकारी के कहने पे ये जो बैन लगाया गया है, उससे सरकार को कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर कोई वहां से बस आएगी तो वो यहाँ रजिस्टर्ड होगी तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और ऑपरेटर को फैसिलिटी मिलेगी। कोई आदमी 10 साल पुरानी बस रिशफल करके 2 साल पुरानी लानी चाह रहा है, वो नहीं ला पा रहा। और इसका फैसला भी, इसके भी सख्त निर्देश उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक में दिए, परंतु सचिव परिवहन की तरफ से आज दिन तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि इस बैन को बंद करके, जैसे बाकी गाड़ियों को बाहर से लाने की अनुमति है, हम भी स्टेज कैरेज की बस बाहर से लाके अपने रूटों पे चला सके। हमारे साथ ये अंधे कानून वाली बात ना करें और ये सौतेला व्यवहार ना करें। और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र आग्रह है कि इसमें स्पेशल इंटरव्यू करके इस आदेश को तो तत्काल लागू करा देना चाहिए, चाहे सोमवार से या मंगलवार से। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई आर्थिक इसमें लाभ है, ना ही आर्थिक नुकसान है। पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर 4 लाइन रूट्स बने हैं, जैसे विशेष तौर पर बिलासपुर की गाड़ियां, जो बिलासपुर नहीं, जो गाड़ी कीरतपुर से जानी थी मंडी को या मनाली को, वह बिलासपुर चलती थी, अब वो शॉर्ट रूट से जा रही है। इसी तरीके कांगड़ा का कुछ क्षेत्र है, कुछ शिमला का है, हमारा ऊना का भी है। उप मुख्यमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी को एक लंबा पुल जो ऊना हरोली ब्रिज बना है, तो ऐसे परिवर्तन रूट आए हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करने की परमिशन जरूर सरकार को देनी चाहिए। जैसे जैसे रूटों में बदलाव हुआ, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का तो रूटों का बदलाव हो गया, पर निजी बस ऑपरेटरों को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर किसी ने हरोली जाना है तो वो अपने स्कूटर पे जा रहा है, हमारी बस में हरोली में कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि वो वाया स्लो होकर जाने की लंबा सफर है। तो यहाँ से भी रूट डाइवर्ट, अगर कुछ रूट डाइवर्ट करना चाहे तो उसमें अनुमति देनी चाहिए, जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं और जनता को फायदा होगा, तो उन नई सड़कों का इस्तेमाल होगा। इस तरीके के हमारे काफी जो चीजें हैं मैंने आपके माध्यम से अवगत कराई हैं, और मेरी प्रदेश सरकार से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आपने हमारी आधी अधूरी बात को सुना। हम पूरे प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर आपका धन्यवाद करते हैं। और दूसरी तरफ मैं नेता प्रतिपक्ष की आज खबर पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने हमारे न्यूनतम बस किराए का विरोध किया है। ठीक है, आप विपक्ष में हर बात का विरोध करना आपका जिम्मा है, करो, पर लॉजिक तरीके से। जब बस की चैसी की कीमत 6 से 7 लाख थी, तब भी 5 ही रुपए का आया था। आज 30 से 32 लाख रुपए होगी। 2 लाख की चैसी आज बॉडी 12 लाख की होगी, 20,000 की इंश्योरेंस 1.25 लाख की होगी। तो हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सरकार नहीं है। हम जेब से खर्चा डाल के लोगों को सहूलियत नहीं दे सकते। लोगों को सहूलियत देने का कार्य केवल मात्र सरकारें ही कर सकती हैं, वो खर्च वहन सरकारें कर सकती हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम खर्चा खत्म करने के बाद उसमें मुनाफा ढूंढेंगे, क्योंकि हमने बैंक की किस्त देनी है, अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी है, इंश्योरेंस करनी है, टायर डालनी है। जब वो उसमें वायबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी बस नहीं चलाएगा। 1 महीना नुकसान खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी, उसके बाद में वो बस बंद कर देगा। तो मैं समझता हूँ नेता प्रतिपक्ष को भी ऐसे बयान देने से गुरेज करनी चाहिए। उन्होंने भी अपने वक्त में हिमाचल पथ परिवहन को चलाना था। ये समझे, ये किराया को निजी बस ऑपरेटरों का नहीं बढ़ा, ये प्रदेश में समस्त बसें चलने, चाहे वो निजी बसें हैं, चाहे वो हिमाचल पथ परिवहन निगम है, चाहे सीटीयू है, चाहे हरियाणा है, सभी का किराया बढ़ा है। कई लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो वो लोग सोचते हैं कि किराया केवल मात्र निजी बसों का बढ़ा, रख रखाव सभी गाड़ियों का एक जैसा है, चाहे वो एचआरटीसी है चाहे प्राइवेट है, डीजल उसमें भी वैसे लगता है। और मैं आपके माध्यम से सबसे बड़ी बात ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रदेश में जब हिमाचल में कांग्रेस सत्तासीन हुई, प्रदेश की हालात जो है, आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे,
तो सरकार ने फैसला लिया 3 रुपए डीजल बढ़ाने का, और उसके 1 साल के बाद प्राकृतिक आपदा आई, फिर 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ाया गया। गर्दन हमारी कट रही है। सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर सरकार को की है तो हमने की है। हमारी मिनी बस 50-60 लीटर से और बड़ी बस 100 लीटर रोज कंज्यूम करती है डीजल। और वो हिमाचल में जो हमारी निजी बसें हैं, ये डीजल 100% हिमाचल में डालती हैं। और 50-60 लीटर डीजल का मतलब हो गया 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह वैट के रूप में सरकार को जा रहा है। बड़ी बस का 18,000 रुपए जा रहा है। और कोई मुलाजम या कोई विधायक 1 दिन या 1 महीने की सैलरी देता है तो बहुत बड़ी बड़ी अखबार में खबरें छपती हैं कि अनुदान दिया। हम तो हर महीने प्राकृतिक आपदा के नाम पे 10 से 18,000 रुपया प्रति वर्ष सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सहयोग है। और एक बस जो हिमाचल प्रदेश में निजी बस चलती है, उसका 50,000 रुपया एसआरटी और टोकन टैक्स छोड़ दे, क्योंकि उसने रोज डीजल डालना है 100 लीटर। 2-2.5 हजार रुपया डीजल में बैट आ रहा है, टैड आ रहा है, लुब्रिकेशन कर रहा है, पार्ट्स ले रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है। इन सभी में बैट के रूप में बिना स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स को अगर हम नहीं गिनते हैं, तब भी एक बस ऑपरेटर करीब 50,000 रुपया महीना इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है। पर हमारी बात को फिर कई जगह नहीं सुना जाता। हमारी एक और बड़ी डिमांड है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी बसें जो है कॉरिडोर रूट्स पे चलती है, कि कुछ हिस्सा हमारा पंजाब से होके जाता है। जैसे ऊना से नैना देवी जाना है या संतोषगढ़ जाना है, तो केवल मात्र 2-3 किलोमीटर नंगल के है। ऐसे ही ढांगू है, बाया पठानकोट है, और 2-3 बद्दी में है। तो हम अपने प्रदेश से ऊना से नैना देवी जा रहे हैं, हिमाचल से हिमाचल, हमारे से भी एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है। हमारे को बड़ी शर्म आती है कि हम किस जगह टैक्स दें। 300 से लेकर 500 रुपए प्रति दिन हम बस अड्डे की पर्ची दे रहे हैं। हमारे को भी कहीं सांस लेने की अनुमति दी। मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट उनके ऊपर है, कम से कम हिमाचल प्रदेश की जो रजिस्टर्ड बसें हैं जो इंटरस्टेट जा रही है उससे तो लो, वैसे तो उससे भी नहीं लेना चाहिए, पर जो कॉरिडोर है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जबकि सीधा रास्ता नहीं है, उनको मजबूरी में पंजाब की सड़क से गुजरना पड़ता है। जब अपने प्रदेश से निकल के अपने प्रदेश में जा रहे हैं, रूट सेम है, तो हमारे को एंट्री पर्ची जो ले रही है उसको माफ करना। ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय है, इसको माफ